जब भी हम इंडिया के ट्रेड डेफिसिट की बात करते हैं तो हम हमेशा इसे कंसर्न के तौर पे देखते हैं और कहते हैं ये बढ़ता हुआ ट्रेड डेफिसिट जो है वो इंडियन इकोनॉमी की एक बहुत बड़ी वीकनेस है। बट अगर इसे हम ध्यान से देखें और इसके रिलेटेड कंपोनेंट्स को समझें तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है इंडियन इकोनॉमी का वो नेसेसरली एक वीकनेस नहीं, एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ है जिसमें हम डोमिनेंस देखते हैं सर्विस सेक्टर का। और यहाँ पर जो लैक हो रहा है वो गुड्स के डेफिसिट की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे नेसेसरी नहीं है कि ये एक वीकनेस हाईलाइट करता है, रादर ये हमारा डोमिनेंस दिखाता है, हमारी सर्टेन स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे जो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है वो उसकी वीकनेस नहीं, रादर एक स्ट्रेंथ के रूप में देखनी चाहिए। उससे समझना चाहिए कि क्या आने वाले समय में पोटेंशियल है और कैसे हम सर्टेन डायमेंशंस को एड्रेस करके इसको और इंप्रूव कर सकते हैं, ट्रेड डेफिसिट को कम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ सबके साथ शेयर करना चाहूंगी दैट चहल एकेडमी हैज ब्रॉट UPSC IAS GS फाउंडेशन रिकॉर्डेड क्लासेस फॉर यू एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, जहां पे आप अपनी तैयारी स्टार्टिंग से शुरू कर सकते हैं और एंड तक ले जा सकते हैं इन मियरली 24,999, जिसमें आपको GS क्लासेस, NCERT क्लासेस, CSAT, essay लेक्चर्स, करंट अफेयर्स लेक्चर्स, साथ ही साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज और पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप भी मिलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप लिंक पर क्लिक कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और ऐसी ही और वीडियोस और कंटेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जहां पे एक्सपर्ट्स का ये कहना है और उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दी है कि जो ट्रेड डेफिसिट हमें देखने को मिल रहा है वो एक यहाँ पर वीकनेस हाईलाइट नहीं करता है स्पेसिफिकली इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की, बट इंडिया की क्या रिलेटिव स्ट्रेंथ है स्पेशली इन सर्विसेज सेक्टर, उसकी तरफ इंडिकेशन जो है लेके जाता है। और यहाँ पर जरूरी है समझना कि ये दोनों सेक्टर्स जो हैं इनका कंट्रीब्यूशन क्या है अक्रॉस द फॉरेन ट्रेड। अब इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट रहा है वो परसिस्टेंट रहा है, कॉन्टिन्यूस रहा है, और यहाँ पर इंपोर्ट्स जो है, जब हम ट्रेड डेफिसिट्स की बात करते हैं तो हमेशा इंपोर्ट्स जो है वो एक्सपोर्ट से ज्यादा देखे जाते हैं और इसको एक साइन ऑफ वीकनेस माना जाता है स्पेशली फॉर मैन्युफैक्चरिंग। बट यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर इस बात पे गौर फरमाया है कि इंडिया का जो स्ट्रेंथ है सर्विसेज में, और इसी वजह से इंडिया एक बेहतर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है, और इस वजह से ये हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है सिर्फ वन साइडेड व्यू हम नहीं रख सकते, हमें इसके जो बेनिफिट है, जो स्ट्रेंथ है, उसे भी देखना पड़ेगा। अब जब तक इंडिया स्ट्रॉन्ग सर्विसेज सेक्टर कंटिन्यू रहेगा, हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती रहेंगी और ट्रेड डेफिसिट जो गुड्स में एग्जिस्ट करता है वो यहाँ पर मेंटेन रहेगा। अगर हम इस ट्रेड डेफिसिट को हटाना चाहते हैं तो हमें डोमेस्टिक डिमांड पे फोकस करना पड़ेगा, हम सिर्फ एक्सपोर्ट के भरोसे नहीं रह सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे आता है सबसे पहले कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हमारा इंडिया का करंट अकाउंट का डेफिसिट जो है वो डिटरमाइन होता है। जब हम करंट अकाउंट की बात करते हैं स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो यहाँ पर हम सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है कैलकुलेट करते हैं, और इसमें हमें इंडिया के, अगर हम करंट अकाउंट की बात करें तो हम उसमें सर्विस सेक्टर का डोमिनेंस जो है स्पेशली इनका एक्सपोर्ट, उसका डोमिनेंस देखते हैं, जहां पे इंडिया के पास एक कंपैरेटिव एडवांटेज है सर्विसेज में, चाहे वो IT सेक्टर हो, चाहे वो BPO सेक्टर हो, चाहे ट्रेनिंग हो या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज हो, जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सपोर्ट जो है स्पेशली करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट जो है हायर एंड पे देखा जा रहा है, एक्सपोर्ट में डोमिनेंस सर्विसेज की है। बट यहाँ पे गुड्स जो है वो डेफिसिट में चल रहे हैं। तो गुड्स का अगर हम ट्रेड की बात करें, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम कैलकुलेट करते हैं, वहां पे एक परसिस्टेंट कॉन्टिन्यूस डेफिसिट हमें देखने को मिला, और ये हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हाई इंपोर्ट्स ऑफ necessary items for the economy like petroleum, oil,
गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि रॉ मटेरियल है वो यूज होते हैं और इंपोर्ट होते हैं। अब ये जो ट्रेड बैलेंस है वो गुड्स की वजह से हो रहा है, गुड्स में जो हो रहा है वही करंट अकाउंट डेफिसिट को बढ़ा रहा है। रादर सर्विसेज एक्सपोर्ट जो है वो इसको कम करने की कोशिश कर रहा है और इसमें एक्सपोर्ट का डोमिनेंस ज्यादा है, तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ देता है वो सर्विसेज का एक्सपोर्ट देता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें समझना होगा कि कैपिटल गुड्स और रॉ मटेरियल्स जो है इनका ही इंपोर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से इंपोर्ट बिल में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इंपोर्ट जो है बेसिक और कैपिटल गुड्स का और वो ज्यादा है, और यहाँ पर जो सर्विसेज एक्सपोर्ट है वो एज कंपेयर टू दैट वो उसका कॉम्पेंसेशन नहीं कर सकता। जो हमारा हायर एंड है सर्विसेज में वो ट्रेड के डेफिसिट को कॉम्पेंसेट करने के लिए इनफ नहीं है, और हमें यहाँ से समझना चाहिए कि हमें फोकस करने की जरूरत है कि कैसे हम गुड्स में अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करें, जिसमें सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट्स देखे जा रहे हैं। इंडिया जो इंपोर्टर है वो मेजरली क्रूड ऑयल का है, और ये ट्रेड डेफिसिट का एक सिग्निफिकेंट पार्ट है जो कि एज एन इनपुट यूज होता है फॉर एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन। साथ ही साथ ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस दिखेंगी, चाहे यूएस का रिजल्ट आने वाला हो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, यहाँ पर इजराइल ईरान की टेंशन हो, इजराइल पैलेस्टीन की टेंशन हो, रशिया यूक्रेन की टेंशन हो, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस देखे जाते हैं, और जिससे डेफिसिट जो है फर्दर फ्यूल होता हुआ दिखता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और गोल्ड जो है वो इंपोर्ट में एक मेजर फ्रैक्शन होल्ड करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड बढ़ रही है, चाहे मोबाइल फोन्स हो, कंप्यूटर्स हो, और गोल्ड इन फॉर्म ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट बोथ उसकी भी डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है, जो कि इंपोर्ट होते हैं और फिर यहाँ पर करंट अकाउंट डेफिसिट को फर्दर बढ़ाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन ये है कि रेमिटेंसेस और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो सर्विसेज के साथ, सर्विसेज सेक्टर के साथ खड़े रहते हैं और हेल्प करते हैं ऑफसेट करने में जो ट्रेड डेफिसिट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो फुल्ली बैलेंस करना है गुड्स के ट्रेड डेफिसिट को वो अकेले सर्विसेज सेक्टर का एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। जहां पे हम करंट अकाउंट में ट्रेड इंक्लूड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, वहीं पे हम यहाँ पर ट्रांसफर पेमेंट्स भी इंक्लूड करते हैं, जहां पे हम रेमिटेंसेस लाते हैं। तो रेमिटेंसेस और सर्विस सेक्टर का डोमिनेंस ट्रेड डेफिसिट फुलफिल करने में हेल्प कर रहा है, बट गुड्स का ट्रेड डेफिसिट इतना ज्यादा है कि वो सर्विस सेक्टर और रेमिटेंसेस के डोमिनेंस से कम नहीं हो पा रहा है, फुल्ली बैलेंस नहीं हो पा रहा है। अब अगर हम बात करें कि पोटेंशियल क्या है स्पेशली फॉर ग्रोथ ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसको हम मेनली रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं इस ट्रेड डेफिसिट के लिए, सबसे ज्यादा जरूरत है यहाँ पे पॉलिसी एंड सपोर्ट इनिशिएटिव्स के फॉर्म में, और यहाँ पर ऑलरेडी एक्सेसिव सपोर्ट दिया जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, चाहे वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के थ्रू हो, पीएलआई इनिशिएटिव के थ्रू हो, ताकि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्ट्रेंथन रहे और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट जो है वो भी बढ़ सके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी फोकस है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, बैंकिंग हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अगर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा तो यहाँ पे लॉजिस्टिक्स का जो कॉस्ट जो इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट है अराउंड 15% और ग्लोबल एवरेज जो है वो 8% का है, उसमें भी हेल्प मिलेगी, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है कम होगा और हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो प्राइजेस हैं ग्लोबल मार्केट में हमें कॉम्पिटिटिव होते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, क्योंकि हमारी एक्सेसिव डिपेंडेंसी बनी हुई है ऑयल इंपोर्ट्स पर, तो हमें जरूरत है ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की, रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म में, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे यहाँ पे हाइड्रोजन एनर्जी हो, या फिर मिक्सिंग ऑफ फ्यूल्स इन फॉर्म ऑफ एथेनॉल हो। तो यहाँ पर इन चीजों की वजह से पोटेंशियल है। फर्दर मोर अगर हम लेबर रिफॉर्म्स की बात करें, स्किल डेवलपमेंट की बात करें, अगर लेबर लॉज ऐसे स्ट्रीमलाइन हो जाएं जिससे लेबर्स को नुकसान ना हो और प्रोड्यूसर्स को भी नुकसान ना हो, लेबर्स की बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट पूरी हो और प्रोड्यूसर्स जिनकी रिक्वायरमेंट जॉब रेडीनेस है, स्किल्स है, वो भी मिले, तो यहाँ पर काफी हद तक इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया जा सकता है, स्पेशली इन सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स।
इसके अलावा जैसा कि मैंने बोला कि जरूरी है कि जो इंडिया की यंग फोर्स है उसमें वो जॉब रेडीनेस, वो स्किल मिले जो कि रिक्वायर्ड है बाय द एम्प्लॉयर्स। इसके अलावा टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। जहां पे इस वक्त हम बात कर रहे हैं एआई की, ऑटोमेशन की, रोबोट्स की, यहाँ पे जरूरत है कि कॉन्टिन्यूअस इनोवेशन एंड मैचिंग द ग्लोबल स्टैंडर्ड होता रहे, और इसके लिए जरूरत है कि कॉन्टिन्यूअस इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलता रहे, क्योंकि अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का फंडिंग देखेंगे तो वो इंडिया से कई गुना ज्यादा है। तो इन सब मेजर्स के थ्रू काफी पोटेंशियल जो है वो रीड किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब सवाल आखिर ये खड़ा होता है कि कैसे डोमेस्टिक डिमांड जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को हेल्प कर सकती है, और यहाँ पर जरूरी है कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो स्टेबल रहे, ये डेफिसिट फर्दर ना बढ़े। हमने कहा कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वहां पे जरूरत है कि जो डोमेस्टिक डिमांड है वो भी बढ़े। डोमेस्टिक डिमांड जब बढ़ेगी तभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है स्ट्रेंथन होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड को एड्रेस करे और एक्सपोर्ट्स के बारे में ना सोचे। डोमेस्टिक डिमांड इसका बेस क्रिएट करेगी और एक्सपोर्ट्स जो है ये ग्रोथ देंगे, और इसी से करंट अकाउंट डेफिसिट जो है कंट्रोल में रहेगा। अब अगर हम ये इंश्योर करना चाहते हैं तो यहाँ पे फोकस करना होगा कि हम डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स उनको बढ़ाएं। इनका जो डिमांड है, जो भी लोकली प्रोड्यूस गुड्स है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे कंज्यूमेबल्स हो, टेक्सटाइल्स हो, ऑटोमोबाइल्स हो, उसमें कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बना रहे, कंज्यूमर्स के पास इतनी परचेजिंग पावर हो, और साथ ही साथ वो लोकली प्रोड्यूस्ड गुड को प्रेफरेंस दे। इससे कंज्यूमर का ऑल अक्रॉस द ग्लोबल इकोनॉमी उन प्रोडक्ट्स में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और साथ ही साथ हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी स्ट्रांग होगा। इसके अलावा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग को कॉन्टिन्यूसली इंकरेजमेंट की जरूरत रहेगी। यहाँ पर जब हम डोमेस्टिक मार्केट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम इनको इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि वो फाउंडेशन देगा एक्सपोर्ट की ग्रोथ को यहाँ पर, क्योंकि एक्सपोर्ट की ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टेबल करंट अकाउंट डेफिसिट मेंटेन करने का, और इससे इंश्योर होगा कि ग्रेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिले, इंप्रूव्ड क्वालिटी आए, और साथ ही साथ मैन्युफैक्चरर्स जो हैं अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकें, साथ ताकि यहाँ पर ट्रेड बैलेंस जो है मेंटेन हो, और कैट जो है करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो फर्दर कम हो पाए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन करें यहाँ पर, तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो करंट अकाउंट डेफिसिट का परसेंटेज है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, वो रीसेंट टाइम्स में स्पेशली आफ्टर 16-17 लोएस्ट रहा है। और ये सिर्फ एक इंडिकेशन नहीं है कि हम वीक है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये इंडिकेशन है कि हम कैसे इंप्रूव कर रहे हैं और आगे फर्दर और क्या स्कोप है और कैसे चीजें और बेटर होने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा यहीं पर हम देखते हैं फर्दर कि और कैसे एड्रेस किया जा सकता है डोमेस्टिक डिमांड को, साथ ही साथ इंश्योर करते हुए कैट। अब यहाँ पे सपोर्ट की जरूरत है स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को। अगर यहाँ पर प्रॉपर डिमांड, डोमेस्टिक डिमांड जनरेट होती है तो ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं वो लोकलाइज मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन करेंगे, और जो इंपोर्ट्स हो रहे हैं वो कम होंगे। जब इंपोर्ट्स कम होंगे तो ट्रेड बैलेंस जो है बेटर होता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ अगर अफोर्डेबल फाइनेंसिंग दी जाए इन एंटरप्राइजेस को, इनका प्रोडक्शन बढ़ सकता है। अगेन ये डोमेस्टिक डिमांड को हेल्प करेगा, कॉम्पिटिटिवनेस को हेल्प करेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी में भी जहां एक्सपोर्ट ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है वो भी देखने को मिलेगी। एंड लास्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर विल फॉर्म द बेसिस ऑफ दिस, बिकॉज यहाँ पर इन्वॉल्व ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, एनर्जी सप्लाई, इन सब का कॉस्ट का रिडक्शन जरूरी है कि यहाँ पर कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग देखने को मिले, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, जिससे डोमेस्टिक डिमांड के साथ साथ एक्सपोर्ट ग्रोथ भी हमें देखने को मिलेगा। आई होप आप सभी को इससे रिलेटेड सारे डिमेंशंस में क्लैरिटी मिली। इफ यू हैव एनी डाउट्स और कंसर्न्स, you can put it down in the comment section. That was all from my side. For more such content and videos, subscribe to our YouTube channel. Thank you so much.